माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार प्यारे विद्यार्थी भाइयों और बहनों। मैं जिग्नेश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के अभ्यास में भौतिक विज्ञान के अनुसंधान में जो 3 चैप्टर्स हैं, अध्याय 10, 12 और 13, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज हम अध्याय नंबर 12 से शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपके करियर के, आपके भविष्य के अति महत्वपूर्ण वर्ष के अभ्यास के लिए और उसके रिजल्ट के लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं आप अच्छा पढ़ें और आपका रिजल्ट उससे भी अच्छा आए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 12, विद्युत। ठीक है, आधुनिक जगत की जननी विद्युतीय शक्ति इलेक्ट्रिसिटी है। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आधुनिक जगत में जितने भी संसाधन हमने बनाए हैं, ठीक है, वो सभी के सभी विद्युतीय शक्ति पर चलते हैं। अगर विद्युतीय शक्ति ना हो या इलेक्ट्रिसिटी हमारे बीच से चली जाए तो हमारा पूरा मानव इतिहास शायद 1000 से 2000 साल पीछे चले जाएगा। पुराने जमाने में आपको पता है कि अक्सर ज्यादातर काम मानव शक्ति या पशु शक्ति से होता है, परंतु धीरे धीरे साइंस के अंदर यानी कि विज्ञान ने जो प्रगति की उसके बदौलत और विद्युतीय शक्ति का जैसे जैसे आविष्कार बढ़ता गया और उसका उपयोग हम जिस तरह से करते गए और आज हम अति आधुनिक सुविधाएं जो आम जीवन में ले रहे हैं वो केवल और केवल विद्युत शक्ति के कारण है। ठीक है, अब ज्यादा उदाहरण तो मैं आपको नहीं दूंगा। फिलहाल आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी एक विद्युतीय शक्ति का एक उम्दा और अति आधुनिक संसाधन है। ठीक है, कोरोना के महामारी के इस समय में आप पाठशाला में, स्कूल में नहीं आ सकते, पर फिर भी आप मेरा लेक्चर ऑनलाइन अपने घर पर बैठ के मन चाहे समय आप देख सकते हो। क्या बिना विद्युतीय शक्ति के ये मुमकिन है? नहीं। तो ये विद्युतीय शक्ति क्या है, उसका निर्माण किस प्रकार होता है, वह हम इस प्रकरण में जानकारी लेंगे। साइंस के अंदर अगर आप लेते हो 10वीं के बाद अच्छा रिजल्ट लाकर अगर साइंस स्ट्रीम में आओगे तो मैं आपको पूरा भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा और 11वीं और 12वीं के अंदर विद्युत का पूरा ब्यौरा डिटेल अभ्यास कराओ। यानी कि हम मामले की तह तब जाकर उसको छानबीन करते हैं कि क्यों विद्युतीय शक्ति का निर्माण होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पर फिलहाल आपको जितना जरूरी है उतना ही हम पढ़ेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, और डिटेल जानकारी जैसे जैसे चैप्टर में आएगी उसके मध्य में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विद्युत क्या है। ठीक है, तो विद्युत जानने के लिए सबसे पहले हम विद्युत धारा की बात करेंगे। तो आप रोजाना जीवन में जितने भी विद्युतीय उपकरण इस्तेमाल करते हो उसके बारे में सोचिए आप। ठीक है, सबसे पहले मोबाइल से शुरुआत करते हैं। मोबाइल की टच पे आपने टच किया, लाइट चालू हुई, बराबर। ऑन ऑफ स्विच बंद की तो बंद हो गया। लाइट जैसे ही आपने स्विच चालू की, चालू हो गई। स्विच बंद की, लाइट बंद हो गई। पंखा, मोटर इत्यादि जितने भी उपकरण हैं वह स्विच से ही चालू या बंद होते हैं। ठीक है, यानी कि स्विच कुछ ऐसा काम करती है जिससे यह विद्युत धारा का आवागमन रोका जा सके। यानी कि विद्युतीय शक्ति हमेशा, यानी कि विद्युत धारा हमेशा बंद पाश पर ही गमन करती है और ये बंद पाश को जोड़ना और तोड़ना कौन करता है? स्विच करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्विच के बारे में लिखेंगे, बंद पाश क्या है वो जानते हैं और फिर विद्युत धारा के विषय में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो
आपने कौन कौन सी धारा आज तक सुनी है? हमने जल धारा, ठीक है, फिर वायु की धारा की तरह विद्युत धारा होती है, ठीक है। अब आम जीवन में या रोजाना जीवन में हम लाइट, पंखा, मोटर इत्यादि उपकरणों को चालू या बंद करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? स्विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जैसा मैंने बताया विद्युत धारा हमेशा कैसे मार्ग पर गमन करती है? बंद पक्ष पर, और उसका हम प्रयोग देखते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा हमेशा बंद मार्ग पर गमन करती है, चलती है, वहन होती है, ऐसा देख सकते हो, ठीक है। अब ऐसा वर्णमार्ग हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो उदाहरण के तौर पर आप ये बैटरी का चिन्ह है, बैटरी के साथ मैंने ये स्विच लगा दी, जिससे कि कुंजी भी कहा जाता है, कुंजी यानी की, ठीक है। बल्ब लगा दिया एक, टर्मिनल बता देते हैं। आपको पता है बैटरी में धन एवं ऋण होते हैं, टर्मिनल्स। इस बैटरी को ई से दर्शा देते हैं। यहां पे डॉट रखा जाए उसका मतलब वह चालू है, और अगर डॉट रखेंगे तो चालू है, डॉट हटा देंगे तो वो बंद है, ठीक है। अब बल्ब जल रहा है, उसका मतलब आपकी कुंजी यानी कि की चालू है, इसका मतलब ऑन कंडीशन, और इसका मतलब ऑफ कंडीशन, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही कुंजी हम चालू करेंगे, स्विच चालू करेंगे, तो विद्युत धारा का निर्माण धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होता है, और ये बल्ब जलता है। परंतु जैसे ही मैं स्विच बंद कर दूंगा, यहां से हटा देता हूं, स्विच बंद करते ही ये बल्ब जलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये बंद मार्ग यहां से टूट जाता है, और वो जुड़ता किससे है? स्विच से। अगर मैं स्विच चालू कर दूंगा तो ये गुलाब जलने लगेगा, ठीक है। यानी हमने क्या लिखा? विद्युत धारा हमेशा बंद मार्ग पर ही गमन करेगी, और इस बंद मार्ग को जोड़ने और तोड़ने का काम कौन करता है? स्विच करता है, ठीक है। ठीक है, तो
अब विद्युत धारा की आम परिभाषा हम देखते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा की आम परिभाषा क्या है? तो विद्युत आवेशों की प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। देखते हैं, विद्युतीय आवेश, विद्युत आवेश दर या समय दर भी कह सकते हो। ठीक है, अब विद्युतीय आवेश क्या है? तो विद्युतीय आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, और विद्युत धारा का निर्माण करने के लिए इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण आवेश ही उत्तरदायी है, ऐसा कहा जाता है, और वो सत्य है। ठीक है, तो आवेश दो प्रकार के हैं। ठीक है, और कौन से? एक धनावेश, ठीक है, किसे कहा जाएगा? प्रोटॉन को, और दूसरा ऋणावेश, इसे यहां पे मात्रा लगा के भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन, चल ठीक है, आगे विद्युत धारा के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जब चालक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का वहन होगा, ठीक है, हमेशा विद्युत धारा किसमें से प्रवाहित होती है, उसकी डिटेल में हम नहीं गए। क्यों? वो हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया। चालक और चालक क्या होता है वो हमने जान लिया है। तो अचालक पदार्थ यानी कि लकड़ी, रबर, प्लास्टिक इत्यादि, उसमें से विद्युत धारा का वहन नहीं होता है। ठीक है, चालक पदार्थ यानी धातु पदार्थ, चाहे आप लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ऐसी कोई भी धातु पदार्थ हो जिसमें विद्युत धारा का वहन होता है, तो विद्युत धारा का वहन होगा, तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब उसकी वैज्ञानिक परिभाषा लिखते हैं, उसका समीकरण, गाणितिक समीकरण लिखते हैं, और उसका एक सवाल हल करते हैं जिसे हमें क्लियर कट बनाना चाहिए। ठीक है, तो अब दूसरी परिभाषा लिखते हैं, गाणितिक परिभाषा। तो अभी मैं टाइटल दे देता हूं परिभाषा, ये पूछी जा सकती है। तो किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट से चलिए मान लेते ये एक तार है, ठीक है, चालक तार। अब मैं इसे इस तरीके से काटता हूं तो आपको यहां पे जो सर्कल दिखाई देगा वो अनुप्रस्थ काट कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित
आवेशों की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, सो गाणितिक समीकरण यानी कि विद्युत धारा का गाणितिक समीकरण I बराबर Q बटे टी, समय दर लिखा है समय। ठीक है, Q क्या है तो कि भाई आवेश है, बटे टी क्या है समय। यहां में समीकरण I बराबर Q बटे टी क्या याद रखना है, I बराबर Q बटा टी। Q क्या है आवेश, Q क्या है आवेश, T क्या है समय, T क्या है समय, I क्या है धारा, I क्या है कैपिटल I विद्युत धारा। तो I बराबर Q बटे टी समीकरण है विद्युत धारा का। चलिए, तो Q का मात्रक Q यानी कि आवेश का मात्रक कूलॉम या कूलम भी कहते हैं है। अब एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होता है कि एक कूलॉम में कितने आवेश होते हैं या कितने ऋण आवेश होते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एक कूलॉम एक सी यानी कि कूलॉम में 6×10⁸ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण आवेश होते हैं। ठीक है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि एक कूलॉम में कितने आवेश होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या कितना ऋण आवेश के तुल्य एक कूलॉम होता है। तो उत्तर है 6×10⁸। याद कैसे रख सकते हो, कूलॉम को सी से दर्शाते हैं। ठीक है, कूलम का सी, तो सी को अंदर घुमा दोगे तो 6 हो जाएगा। 6×10⁸ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखने के तौर पर। चलो, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है ये भी याद रखना है आपको, यानी कि धन या ऋण। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.66 कूलॉम होता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश लिखें। ठीक है, जनरली आपको इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस लिखना हो, -1.6×10⁻⁻19 तो भी चलेगा। प्रोटॉन के लिए प्लस 1.6×10⁻⁻19 कूलम लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, यानी यहां पे मैं प्लस और माइनस कर देता हूं, तो प्लस 1.6×10⁻⁻19 कूलम किसके लिए, तो प्रोटॉन के लिए, बराबर, और -1.6×10⁻⁻19 कूलम किसके लिए, तो केवल इलेक्ट्रॉन के लिए। आवेश का मान याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। किसी एक चालक तार से
0.5 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, ठीक है। धारा का निर्माण वहन, ठीक है। तो 10 मिनट ठीक है। कितनी धारा दी है? 0.5 एम्पियर और समय कितना दिया है? 10 मिनट पर, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? कितने आवेश प्रवाहित हुए होंगे, आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो आवेश का मान ज्ञात करें। अब यहां पे हम इसी समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। विद्युत धारा के समीकरण I बराबर Q बटे T अनुसार Q हमें क्या ज्ञात करना है? आवेश ज्ञात करना है। तो T कहां भेजना पड़ेगा? सामने, ठीक है। तो विद्युत धारा के समीकरण I बराबर Q बटे T, ठीक है, Q बटे T। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? Q बराबर I गुणे T। अब दोनों का मान रख देंगे। So therefore Q बराबर I 0.5 एम्पियर, ठीक है, गुणा T 10 मिनट। अब ध्यान से, यहां पे जो T का मात्रक होता है वो सेकंड ही होता है। T का हमेशा मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो आपको मिनट को इसमें परिवर्तित करना पड़ेगा, सेकंड में परिवर्तित करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 मिनट और हर एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो हम इसको क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 60 से क्यों गुणा किया? तो भाई मिनट को हमने किसमें परिवर्तित किया? सेकंड। अब यहां से उत्तर लिखेंगे। तो therefore Q बराबर 0.5, तो हम 1/2 लिख सकते हैं और 10 गुणा 60 यानी 600, 600 बटा 2 यानी कि 300। सो Q बराबर 300 कूलम, ठीक है। चलो और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे डाल देते हैं, इसका SI मात्रक बराबर। तो एम्पियर का यानी कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है, जिसे कैपिटल E से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या मात्रक है? तो कूलॉम प्रति सेकंड भी विद्युत धारा का मात्रक, ठीक है। SI मात्रक पूछेंगे आपको प्रश्न में और आप कूलॉम प्रति सेकंड लिखते हो तो नहीं चलता है, ठीक है। SI लिखे तो आपको कंपलसरी क्या लिखना पड़ेगा? एम्पियर ही लिखना पड़ेगा। ये अंतर है। 11th साइंस में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि कौन सी मात्रक पद्धतियों में कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, अगर आपको विद्युत धारा का मात्रक पूछा है और SI लिखा हुआ है, SI मात्रक, SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर जो भी भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक तय किए गए हैं कि उसे किसमें निर्धारित किया जाए, और उसमें 2 विभाग हैं, मूलभूत मात्रक और बनाए गए मात्रक, ठीक है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक कौन सा है? एम्पियर है। और दूसरा मात्रक पूछे या ऐसा न कहे कि SI मात्रक यानी कि
खाली विद्युत धारा का मात्रक, तो आप एम्पियर भी लिख सकते हो, कूलम प्रति सेकंड भी लिख सकते हो। ठीक है, अब विद्युत धारा का मान यानी कि लघुत्तम छोटा मान 10⁻³ एम्पियर, यानी कि जिससे इस तरीके से लिखा जाता है, जिसे मिली एम्पियर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मिली एम्पियर। और दूसरा 10⁻⁶ एम्पियर है, तो इससे माइक्रो एम्पियर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो विद्युत धारा के छोटे मान 10⁻³ बराबर कितना? तो भाई 1 मिली एम्पियर कह सकते हो, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, और 10⁻⁶ एम्पियर यानी कितना? तो माइक्रो एम्पियर भी कह सकते हो। उल्टा पूछते हैं, कैसा? उल्टा कैसा? तो भाई 1 माइक्रो एम्पियर यानी कितना एम्पियर? 10⁻⁶ एम्पियर। फिर 1 मिली एम्पियर यानी कितना एम्पियर? तो भाई 10⁻³ एम्पियर। क्लियर है? पता चला? तो यहां पे हमारा फर्स्ट टॉपिक विद्युत धारा समाप्त होता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर समझने के लिए मैं एक आसान तरीका आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक पाइप है, ठीक है। अब पाइप को आप समक्ष रखकर एक सिरे से पानी इसके अंदर डालेंगे और दूसरे सिरे से निकल जाए, ऐसा चाहोगे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, दूसरा तरीका, अगर आपको जमीन पे कोई पानी की टंकी है और वहां से अंडरग्राउंड पानी की टंकी में से पानी आपको ढाबे पे रखी हुई टंकी में पहुंचाना है और दोनों को आप नली से ज्वाइंट कर दोगे, तो क्या नीचे वाली टंकी से ऊपर चला जाएगा पानी अपने आप? नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि ऊपर वाली टंकी से अपने आप पानी नीचे आ जाए, पर नीचे वाली टंकी से अपने आप ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, तो ऊपर रखे वाली टंकी जो है वहां पर और नीचे वाली टंकी में क्यों अपने आप आ जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वो आसानी से गति कर सकता है पानी, परंतु नीचे वाली टंकी से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसी प्रकार जब चालक के अंदर हम बैटरी लगाते हैं, देखिए हमने यहां पे बैटरी लगाई, तो इस तांबे के तार में से विद्युत धारा का वहन हुआ, तो क्या बैटरी लगाने से उसके पास आवेश आ गया? नहीं, आवेश तो उसके पास पहले से ही थे। ठीक है, यानी ये तांबे का तार था, उसके अंदर विद्युतीय आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद थे, पर खाली आप बैटरी ना लगाओ कि चालू रखो और आप ये चाहो कि बल्ब जले, गोला जले, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं। ठीक है, तो बैटरी लगाने से ऐसा क्या हो जाता है जिससे बल्ब चालू हो जाता है? आपको पता है कि बैटरी के पास क्या है? शक्ति है, विद्युतीय शक्ति है। और विद्युतीय शक्ति क्या करती है? तो किसी भी चालक तार के दो सिरों के बीच में वो विद्युतीय दबांतर उत्पन्न करती है। जैसे फिर से मैं आपको उसी उदाहरण पे ले जाऊंगा कि नीचे वाली टंकी से आपको पानी ऊपर भेजना है, तो आपको मोटर लगानी पड़ेगी, यानी कि नीचे दाब ज्यादा उत्पन्न करना पड़ेगा, तो ही वह कम दाब की तरफ अपने आप आगे बढ़ेगा। उसी तरह हम क्या करेंगे? बैटरी से, यानी कि बैटरी के अंदर रासायनिक पदार्थ होते हैं और इस रासायनिक पदार्थ की अभिक्रियाओं से क्या तैयार होता है? एक धन ध्रुव और दूसरा ऋण ध्रुव। अब धन ध्रुव के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋण ध्रुव के पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो अंदर गति नहीं करेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन इसके पास बहुत ज्यादा है, इसके पास बहुत कम है, तो चलो अंदर सुलझा देते हैं मामला, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऋण ध्रुव के पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए राजी है, और दूसरी बात धन ध्रुव के पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने के लिए तैयार है। और यह प्रक्रम यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आएंगे जब इसमें चालक पदार्थ जुड़ेगा।
तो जैसे ही आप चालक पदार्थ के एक सिरे पर ऋण ध्रुव और दूसरा सिरा धन ध्रुव पे लगाते हो तो उस दोनों सिरों के बीच में विद्युतीय दबांतर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युतीय दबांतर। और इस दबांतर के कारण ही विद्युत धारा का निर्माण होता है। ठीक है, अब उसकी गाणितिक समीकरण क्या है? तो उसको विद्युतीय आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए उस पर जितना कार्य किया जाता है वह क्या होता है? तो हम उसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, सीधी भाषा में वोल्टेज। ठीक है, कितना वोल्ट है? आप शायद इस भाषा का इस्तेमाल किया होगा। हमारे यहाँ पे घरेलू जो बिजली होती है वो कितने वोल्ट की होती है? तो 230 से 250 वोल्ट तक की होती है मैक्सिमम, बराबर। तो ये क्या है? तो एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य को हम क्या कहते हैं? विभवांतर। ठीक है, यानी आपको बैटरी से, यानी उसके पास ढेर सारी शक्ति है, वो क्या कर सकता है? तो आवेशों को शक्ति देकर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेज सकता है। ठीक है, अब मान लो आपको 100 वोल्ट का गोला जलाना है और आप 5 वोल्ट की बैटरी ज्वाइन करते हो, तो क्या उसके पास आवेश नहीं है? क्या आवेश प्रवाहित नहीं हो रहे? हो रहे हैं, पर इतने नहीं हो रहे हैं या उतनी शक्ति नहीं है उसके पास कि वो पूरे बंद मार्ग पर गति करके बल्ब को प्रकाशित कर सके। ठीक है, तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में शक्ति होनी चाहिए और उसी शक्ति को या उसी कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो जैसा दाब के कारण हम कार्य करवा सकते हैं, पानी को नीचे से ऊपर वाली टंकी में भेज सकते हैं, उसी तरह हम क्या कर सकते हैं? विद्युतीय दबांतर से विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेज सकते हैं। और हमारी परिभाषा विद्युत धारा की कब साकार होगी? जब आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करेगा तो। और हमने क्या लिखा है कि विद्युतीय आवेश की प्रवाह दर को या फिर किसी भी अनुप्रस्थ काट से जब विद्युत आवेश प्रवाहित होते हैं, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु गति करेंगे, तो ही हम विद्युत धारा का निर्माण कह सकते हैं, बराबर। तो यह विद्युत धारा का निर्माण किसकी वजह से होता है? तो बैटरी द्वारा लगाए गए विभवांतर के कारण होता है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये विभवांतर समझ में आ गया है। अब उसकी हम लिखावट देखते हैं। तब तक मैं बोर्ड साफ कर देता हूं। आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके ये पूरा लिखना है तो अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि आपको 2 या 3 दिन के अंदर वीडियो देखकर पूरा होमवर्क भेजना है। क्लियर? चलिए लिखते हैं विभवांतर। तो जैसे दबांतर यानी दाब में अंतर के कारण पानी को समक्षितिज तल से ऊपर तक, यानी कि किसी ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह विद्युत दबांतर से आवेशों को चालक तार में
स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको दबांतर क्या होता है वो समझा दिया, पानी का उदाहरण भी लिया, उसको मैं शॉर्ट में लिया, और विद्युत दबांतर शुरू किया हुआ है। तो विद्युत दबांतर के कारण क्या होता है, आवेश को प्रवाहित किया जा सकता है। अब विद्युत दबांतर बैटरी द्वारा लगाया जाता है। इसके द्वारा, बैटरी द्वारा लगाया जाता है। बैटरी के रासायनिक पदार्थ के कारण उसमें अनुद्रव्य एवं ऋण द्रव्य का निर्माण होता है। ठीक है, और जब इस चालक तार में जब किसी चालक तार के दो सिरों के बीच बैटरी के दो ध्रुवों के साथ जोड़ा जाता है, तब इन दो सिरों के मध्य क्या उत्पन्न होगा, विद्युतीय दबांतर, और धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर विद्युत धारा का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब इसके साथ जुड़ा जाता है तब उन दो सिरों के बीच विद्युतीय दबांतर उत्पन्न होता है और विद्युत धारा का निर्माण होता है। मान लीजिए ये चालक तार है, ठीक है, इसका एक सिरा में बैटरी के धन ध्रुव के साथ और दूसरा सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव के साथ जोड़ देता हूं। ठीक है, तो अब यहां दो सिरों के बीच में क्या उत्पन्न हुआ, विद्युतीय दबांतर उत्पन्न हुआ बैटरी द्वारा। तो अब यहां पर दबांतर के कारण कौन गति करना शुरू कर देगा, आवेश। कौन गति करेगा, आवेश। और जब आवेश गति करना शुरू कर देते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे दबांतर के द्वारा पानी ऊपर जाता है, वैसे ही यहां विद्युतीय दबांतर के द्वारा कौन गति करेगा, तो आवेश गति करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युतीय दबांतर को आवेशों पर किए गए कार्य द्वारा
भी परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अब ये विद्युतीय दबांतर का जो एसआई मात्रक है वो वोल्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। पहले परिभाषा देखता हूं, फिर गाणितिक समीकरण। तो किसी आवेश को या फिर एक कूलम आवेश को भी लिख सकते हो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने हेतु उस पर किया गया कार्य विद्युतीय या विद्युत दबांतर कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। दबांतर या विद्युतीय दबांतर V बराबर W, ठीक है, बटे Q। ठीक है, यानी कि पता चला। चल, तो अब विद्युतीय दबांतर, तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक कूलॉम आवेश या आवेशों पर किया गया कार्य क्या कहा जाता है, विद्युतीय दबांतर। अब कार्य का मात्रक क्या है, जूल। तो लिखते हैं इसे जूल, और प्रति Q का मात्रक कूलॉम। ठीक है, सो विद्युत दबांतर का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलॉम। ठीक है, या अथवा वोल्ट। पता चला। चलिए, तो इसी के आधार पर या इस समीकरण के आधार पर हम एक सवाल लेते हैं, उदाहरण नंबर 2। चलिए, किसी एक चालक तार में से 2 कूलम आवेश का निर्माण होता है और विद्युतीय दबांतर 200 वोल्ट लगाया जाता है। तो उस आवेशों पर कितना कार्य किया गया है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। किसी धारावही या किसी चालक तार दो 200 वोल्ट का विद्युत दाब लगाकर 2 कूलम आवेश क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। तो कार्य यानी आवेशों पर कार्य कितना हुआ होगा। चलिए, परिभाषा अनुसार लिखेंगे V बराबर W बटे Q। आपको ज्ञात क्या करना है, W कार्य। तो कार्य W बराबर V गुणे Q, ये सामने भेज दिया।
दोनों राशियां दी गई है, कितने वोल्ट दिए हैं 200 वोल्ट, देयरफॉर W बराबर 200 गुणे कितना कूलॉम है 2, दैट इज इक्वल्स टू W बराबर 400 मात्रक। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जैसा मैंने बताया कार्य का मात्रक क्या है जूल, तो यहाँ पे इसे 400 जूल लिखा जाएगा। चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको दोनों टॉपिक विद्युत धारा और विद्युतीय दबांतर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, वीडियो अपलोड होते ही आपको 2 या 3 दिन में वीडियो देखकर पूरा जो मैंने दिखाया हुआ है बोर्ड पर वो 2 बार लिख के चौपड़े में मुझे फोटो पर्सनली भेजने हैं। मेरा नंबर आपको पता चल जाएगा, ऑडियो मैसेज भी आएगा। ठीक है, तो आप रेगुलर होमवर्क करेंगे, मैं आप सभी से ऐसी आशा रखता हूं। आप देख रहे हो कि पूरा मेहनत करके मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको समझाया है, तो आपको कार्य करना पड़ेगा जितना मैंने पढ़ाया अच्छे से। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।